फिल्म बफेलो न्यूयॉर्क में शुरू होती है, जहां हम हेनरी से मिलते हैं जो टोल बूथ पर काम करता है और एक नीरस एक जैसी जिंदगी जीता है। एक सुबह नाइट शिफ्ट के बाद वह घर लौटता है ताकि पत्नी डेबी के साथ नाश्ता कर सके। बातचीत में डेबी बच्चे की चाहत का जिक्र करती है, लेकिन हेनरी इस विचार को लेकर हिचकिचाता है। यह डेबी को परेशान करता है। वह पूछती है क्या वह अब भी उससे प्यार करता है, और भले ही हेनरी हाँ कहता है, उसकी भाव भंगिमा कुछ और बताती है। तभी उनकी बातचीत एक दस्तक से रुकती है। पता चलता है कि यह हेनरी का दोस्त एडी है। उसके साथ एक आदमी है जो सामने आंगन में जोर से उल्टी कर रहा है। उसका नाम जो है। वे जो को अंदर लाते हैं और डेबी एक नर्स उसकी देखभाल करती है। फिर एडी हेनरी को बताता है कि वे बेसबॉल खेलने जा रहे थे, लेकिन जो बीमार है अब वह नहीं खेल सकता। वह हेनरी को साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है। हेनरी पहले हिचकिचाता है लेकिन मान जाता है। क्या उल्टी करने वाला आदमी मेरी पत्नी के साथ रह सकता है? हाँ हेनरी, ठीक है। थोड़ी देर बाद वे बफेलो बैंक पहुंचते हैं, जहां एडी और उसका दोस्त कहते हैं कि वे एटीएम से पैसे निकालेंगे, लेकिन असल में वे लुटेरे निकलते हैं क्योंकि वे मास्क पहन लेते हैं और बंदूकें लेकर बैंक के अंदर चले जाते हैं। एक उलझन में पड़ा हेनरी कार में ही रहता है और जल्दी ही उसे एहसास होता है कि गाड़ी चोरी की गई है और तारों से छेड़छाड़ कर स्टार्ट की गई है। कुछ ही पलों बाद एक सुरक्षा अलार्म बज उठता है और एडी और उसका दोस्त बैंक से भाग जाते हैं। एक सुरक्षा गार्ड फ्रैंक हेनरी को लुटेरों जैसी ही जर्सी पहने हुए देखता है और उसे पकड़ लेता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस को पता चलता है कि हेनरी असल में लुटेरा नहीं था और वे उसके दोस्तों के नाम पूछते हैं, लेकिन वह कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। बेचारे को इस तरह उस जुर्म के लिए 3 साल की सजा सुना दी जाती है जो उसने किया ही नहीं था। वहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात उसके सेलमेट मैक्स से होती है, जो एक पूर्व अपराधी है। मैक्स पूछता है कि वह जेल में क्यों है और हेनरी बताता है कि उसे बैंक डकैती के आरोप में सजा हुई है, लेकिन वह स्पष्ट करता है कि उस पर गलत आरोप लगाया गया है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मैक्स एक समझदार इंसान लगता है जो हेनरी से कहता है कि असली अपराध अपने सपनों का पीछा न करना है। वह कहता है कि यहाँ जितने भी कैदी हैं, कभी उनके भी बड़े सपने थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ गलत हो गया जिससे वे यहाँ पहुंच गए। वह हेनरी से पूछता है कि उसके सपने क्या हैं, लेकिन हेनरी चौंकाने वाला खुलासा करता है कि उसके कोई सपने नहीं हैं। फिर दृश्य 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जब डेबी जेल में हेनरी से मिलने आती है और हैरानी से बताती है कि वह किसी और से प्यार करने लगी है। अजीब बात है कि हेनरी को इससे जरा भी दुख नहीं होता, बल्कि वह उसे जीवन में शुभ कामनाएं देता है। फिर दृश्य 1 साल बाद का कटता है, जहां हेनरी मैक्स और अन्य कैदियों के साथ समय बिताते हुए दिखता है। मैक्स बताता है कि जब भी उसकी पैरोल की समीक्षा होती है, वह पैरोल अधिकारी से कहता है कि अगर उसे रिहा किया गया तो वह उसके घर में घुस जाएगा, उसके कुत्ते को मार डालेगा, घर को जला देगा और जो भी सांस लेता है उसकी जीभ काट देगा। कम से कम उसने कुत्ते को तो पहले ही मार दिया है, उसकी जीभ सुरक्षित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैक्स कभी जेल छोड़ना नहीं चाहता और उसने इसे अपना घर मान लिया है। बाद में हेनरी मैक्स से पूछता है कि उसका सपना क्या है और बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि वह अपना सपना जी रहा है, जो है जेल में रहना। कुछ समय बाद हेनरी की पैरोल समीक्षा का समय आता है और ऐसा लगता है कि वह भी जेल छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि मैक्स उसे अच्छा व्यवहार करने के लिए कहता है और उम्मीद करता है कि वे फिर कभी न मिले। इसके बाद हेनरी को पैरोल मिलती है और वह समय से पहले जेल से रिहा हो जाता है। वह घर लौटता है, लेकिन हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि डेबी अब जो के साथ है वही उल्टी करने वाला लड़का, और वह गर्भवती भी है। जब वह अपनी चीजें समेट रहा होता है तो जो आकर उसे नौकरी का ऑफर देता है, जो असल में पिरामिड स्कीम होती है, इसलिए हेनरी मना कर देता है, जो उसे पुलिस को उसका नाम न बताने के लिए धन्यवाद कहता है। लेकिन हेनरी जवाब देता है कि वह तो उसका नाम जानता ही नहीं। उस रात हेनरी टीवी पर एक महिला का विज्ञापन देखता है। महिला का विज्ञापन क्या होता है? वह जो शहर की लॉटरी बफालोटो का प्रचार कर रहा है। अगले दिन ऊब और असमंजस में वह फिर से बफेलो बैंक लौटता है और बिना किसी वजह के घूरने लगता है। अचानक कहीं से एक कार आ जाती है और उसे टक्कर मार देती है। कार चलाने वाली एक महिला होती है जिसका नाम जूली है, जो उसे बेवकूफ कहने लगती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड फ्रैंक उसे फोन पर ध्यान भटकाने के लिए डांटता है। वह दयालु लगता है और यहाँ तक कि हेनरी को पास के एक कैफे में ले जाने में मदद भी करता है।
जूली उसे अस्पताल ले जाने की पेशकश करती है, लेकिन फ्रैंक जोर देता है कि वह ठीक है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह वही महिला है जो लॉटरी के विज्ञापन में थी और वह उसके साथ बफालोटो जैसी चीजें करना चाहता है। जूली के जाने के बाद फ्रैंक पेशाब करने जाता है। इसी दौरान वह बाथरूम की दीवार पर टंगी एक पुरानी अखबार की कटिंग पढ़ता है। इस लेख में बफेलो बैंक की डकैती का वर्णन किया गया है जो 1930 के दशक में निषेध काल के दौरान हुई थी। इस डकैती में अपराधियों के एक गिरोह ने भूमिगत सुरंग का इस्तेमाल किया था, जिसे पहले शराब तस्करों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। यह सुरंग पास के एक थिएटर में स्थित है जहां गिरोह ने करोड़ों डॉलर की डकैती को अंजाम दिया था। यह देखकर हेनरी के दिमाग में एक विचार आता है और वह मैक्स से मिलने जेल जाता है। वह बताता है कि उसका सपना बफेलो बैंक लूटना है, वही अपराध जिसके लिए उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। वह मैक्स से मदद मांगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी इतनी हास्यास्पद इच्छा से हैरान रह जाता है और जेल छोड़ने से इनकार कर देता है, जो अब उसका घर है और उसका सपना है। हेनरी उसे दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करता है, यह जोर देते हुए कि वह नहीं चाहता कि मैक्स अपनी जिंदगी बर्बाद करे और सलाखों के पीछे ही मर जाए। इसके बाद हेनरी बैंक के पास थिएटर में जाता है, जहाँ वह देखता है कि जूली अपनी टीम के साथ एक रूसी नाटक का रिहर्सल कर रही है। निर्देशक बहुत सख्त नजर आता है और जूली को खराब अभिनय के लिए डांटता है, जिससे वह निराश हो जाती है। इसके बाद जूली हेनरी को देखती है और दोनों पास के कैफे में जाते हैं, जहां वह उसकी अभिनय की तारीफ करता है। यह मेरे अभिनय से बेहतर है। वह खुश होती है और उसे धन्यवाद देती है कि उसने दुर्घटना पर मुकदमा नहीं किया। एक और दृश्य में हम मैक्स को उसकी पैरोल समीक्षा में देखते हैं। हैरानी की बात है कि वह इस बार अच्छा व्यवहार करता है और उसे रिहाई मिल जाती है, जबकि उसने लगभग 30 बार उस आदमी के परिवार को मारने की धमकी दी थी। कुछ समय बाद हेनरी उसे लेने आता है, लेकिन मैक्स हैरान रह जाता है जब देखता है कि हेनरी के पास तो कार भी नहीं है। यह बात उसे परेशान करती है। वह जेल लौटने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि बस स्टेशन पास है। इसके बाद वे डकैती की योजना बनाते हैं और कैफे जाते हैं, जहां मैक्स देखता है कि नक्शा 80 साल पुराना है। वह कहता है कि यह योजना मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि वे इतने पुराने अखबार पर भरोसा नहीं कर सकते। वह हेनरी से पूछता है कि उसके पास बंदूक है, लेकिन हेनरी मना करता है क्योंकि वह किसी को चोट नहीं देना चाहता। दोनों आदमी बैंक जाते हैं। वे नए ग्राहक बनते हैं। मैक्स अपनी आकर्षकता का इस्तेमाल करता है ताकि कर्मचारी बैंक के इतिहास के बारे में बात करे। वह बताता है कि जब वह बच्चा था, उसके चाचा ने अपनी जमा पूंजी यहाँ की तिजोरी में रखी थी और कहा था कि यह जगह 300 साल तक रहेगी। वह पूछता है कि क्या तिजोरी अभी भी वही है, और कर्मचारी पुष्टि करता है कि यहाँ सब कुछ अब भी 1891 जैसा है। फिर कर्मचारी पूछता है कि वे किस तरह का खाता खोलना चाहेंगे, लेकिन दोनों कहते हैं कि वे सोचेंगे और चले जाते हैं, कि फ्रैंक उन्हें देख लेता है। इसके बाद दोनों सुरंग की तलाश में थिएटर जाते हैं। तभी उनकी फिर से जूली से मुलाकात होती है। मैक्स बताता है कि वह कभी अभिनेता था और उसी थिएटर में अभिनय करता था। वह अपनी आकर्षक शैली से स्टाफ सदस्य साइमन से मिलता है और उनसे थिएटर दिखाने का अनुरोध करता है। इसी दौरान मैक्स पुरानी सुरंग का जिक्र करता है। भोला भाला साइमन बताता है कि सुरंग का निकास मुख्य अभिनेता के ड्रेसिंग रूम में है, लेकिन उसे 1931 में सील कर दिया गया था। इसके बाद मैक्स थिएटर में काम करने के लिए स्वयं सेवक बनता है, जिस पर साइमन उत्साहित होकर सहमत होता है। इधर हेनरी और जूली बातचीत शुरू करते हैं और वह पूछती है कि क्या मैक्स उसके पिता हैं, जिस पर वह मना कर देता है। फिर वह पूछती है कि वह क्या करता है और वह बताता है कि उसे हाल ही में जेल से रिहा किया गया है। उसे जूली पसंद आने लगी है, इसलिए वह रिहर्सल के बाद उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है, जिस पर वह सहमत हो जाती है, बिना यह पूछे कि वह किस वजह से जेल गया था। शाम को हेनरी अपनी डेट के लिए सावधानी से तैयार होता है और जल्दी ही रेस्तरां पहुंच जाता है, जहां जूली देर से और तनाव में पहुंचती है। वह बताती है कि वह इस जगह से कितनी थक चुकी है और नाटक के बाद वह अभिनय करने के लिए हॉलीवुड जाने की योजना बना रही है। वह उससे पूछती है कि वह जेल क्यों गया था, तो वह बताता है कि उसे लगा था कि वह बेसबॉल खेलने जा रहा है और उसे गलत फंसाया गया। फिर वह बताता है कि इस बार वह सच में बैंक लूटने की योजना बना रहा है, जिससे जूली हैरान और थोड़ी हंसी में पड़ जाती है। इसके बाद वे जूली के घर जाते हैं, जहां वह हेनरी को स्क्रिप्ट पढ़ने और भूमिका के लिए अभ्यास करने को कहती है। जूली उसे मुख्य भूमिका निभाने को कहती है और हैरानी की बात है कि हेनरी बेहतरीन अभिनय करता है, जिससे उसकी प्रतिभा दिखती है। उस रात दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अगले दिन हेनरी जूली को अपने घर लाता है, जहां मैक्स पहले उसे नोटिस नहीं करता और गलती से डकैती के बारे में बोल पड़ता है।
इसके बाद वह घबरा जाता है, लेकिन हेनरी उसे आश्वस्त करता है कि जूली सब जानती है और किसी को नहीं बताएगी। मैक्स जूली को सब कुछ बताने पर नाराज होता है, लेकिन हेनरी उसे बेकन ऑफर कर शांत कर देता है। बाद में मैक्स थिएटर में वॉलंटियर करता है और जल्दी समझता है कि उन्हें मुख्य पुरुष कलाकार के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचना होगा, जिससे वे पुरानी सुरंग तक पहुंच सकते हैं और बिना किसी की नजर में आए खुदाई जारी रख सकते हैं। वह मुख्य पुरुष कलाकार को हटाकर हेनरी को उसकी जगह लेने की योजना बनाता है, लेकिन हेनरी को यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे अभिनय का अनुभव नहीं है। अगले दिन मुख्य पुरुष कलाकार इस्तीफा दे देता है क्योंकि उसे कहीं और बड़ा रोल मिल गया है। इससे निर्देशक और टीम परेशान हो जाती है, तो मैक्स इस मौके का फायदा उठाता है और जूली को समझाने की कोशिश करता है कि हेनरी इस भूमिका के लिए सही है। वह मना कर देती है, यह बताते हुए कि हेनरी ने कभी अभिनय नहीं किया, लेकिन मैक्स दबाव डालता है और कहता है कि यह डकैती में मदद करेगा। जूली हैरान रह जाती है कि मैक्स ने मिशन के लिए यह सब पहले से रचा था, लेकिन वह अनिच्छा से हेनरी की सिफारिश करने को मान जाती है। निर्देशक उसे काम पर रखने से इनकार करता है, लेकिन हेनरी को ऑडिशन का मौका देता है। शुरुआत बहुत खराब होती है, लेकिन आखिरकार वह बेहद अच्छा प्रदर्शन करता है और सभी को प्रभावित कर देता है। नतीजतन हेनरी को मुख्य पुरुष भूमिका मिल जाती है, जिससे उसे उस सुरंग तक पहुंच मिलती है जो बैंक के वॉल्ट तक जाती है। जल्द ही दोनों आदमी ड्रेसिंग रूम की दीवार तोड़ते हैं और देखते हैं कि सुरंग बंद है। उन्हें लगता है कि यह काम अकेले नहीं हो सकता, इसलिए वे किसी को काम पर रखने का सोचते हैं। उसी शाम वे जो से मिलते हैं, जो अपनी पिरामिड स्कीम के फेल होने के बाद उदास है और अब डैबी और बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पा रहा। दोनों उसे डकैती के प्लान में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं और वह खुशी से मान जाता है। अगले कुछ दिनों में तीनों मिलकर सुरंग खोदने में कड़ी मेहनत करते हैं और हेनरी भी नाटक में अपनी भूमिका के लिए लगातार अभ्यास करता है। एक शाम जब वे थिएटर से बाहर निकल रहे होते हैं, तो अचानक फ्रैंक कहीं से आकर उन्हें रोक लेता है। वह कहता है कि वह उन्हें तब से देख रहा है जब उसने पहली बार बैंक में देखा था और फिर थिएटर के पास नोटिस किया था। फ्रैंक मानता है कि उसे शक है कि वे डकैती की योजना बना रहे हैं, लेकिन वह चुगली नहीं करना चाहता बल्कि खुद भी शामिल होना चाहता है। वह बताता है कि महीने में एक बार एक बख्तरबंद ट्रक शाखाओं से नकद इकट्ठा करता है और वॉल्ट में लाता है, जिसमें कभी कभी 8 से 12 मिलियन डॉलर जमा होते हैं। इसीलिए वह अंदरूनी आदमी बनने और सुरक्षा अलार्म को निष्क्रिय करने में मदद करने का वादा करता है। हालांकि तीनों को शक होता है कि यह कोई जाल हो सकता है और वे फ्रैंक से पूछते हैं कि वह यह सब क्यों कर रहा है। फ्रैंक खुलकर बताता है कि कई साल पहले उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी और बैंक में 30 साल की सेवा के बावजूद बैंक ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने अपनी सारी रिटायरमेंट की बचत उसकी इलाज में खर्च कर दी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी बीमारी से हार गई, जिससे वह दिल टूटकर और कंगाल रह गया। वह बताता है कि वह सिर्फ 2 हफ्तों में रिटायर होने वाला है, इसलिए वह अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे सुरक्षित करना चाहता है। उसकी कहानी सुनकर समूह को उस पर सहानुभूति होती है और वे आखिरकार उसे अपनी योजना में शामिल करने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन थिएटर में रिहर्सल हमेशा की तरह चल रही है, लेकिन निर्देशक जूली को भावनाओं की कमी के लिए लगातार डांटता रहता है। वह कहता है कि जूली ने कभी किसी से प्यार नहीं किया, इसी वजह से वह भावनाओं को नहीं समझती। ये सुनकर जूली बहुत बुरा महसूस करती है। वह रोने लगती है और वहां से चली जाती है। हेनरी उसके पीछे जाता है। हेनरी उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन जूली समझाती है कि वह एक बेहतरीन अभिनेत्री है, लेकिन लोगों ने हमेशा उसे बर्फ जैसी ठंडी कहा है। हेनरी उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठंडी नहीं है, फिर उसे चूमता है और ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता गहराता जा रहा है। उस रात हेनरी और मैक्स चोरी की योजना बना रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। हेनरी दरवाजा खोलता है और हैरान रह जाता है जब वह जो को अपने दोस्त एडी के साथ देखता है। पता चलता है कि जो नशे में था ने एडी को सब कुछ बता दिया। अब एडी भी चोरी में शामिल होना चाहता है। मैक्स को वह तुरंत पसंद नहीं आता और वह इशारा करता है कि शायद जो ने बस कुछ कह दिया हो और वे असल में कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। लेकिन एडी उसकी बात नहीं मानता और दोनों में बहस हो जाती है। हालात हाथापाई तक पहुंचते हैं, लेकिन हेनरी समय पर आकर बीच बचाव करता है, जो तुरंत ही एडी को योजना में शामिल करने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन हेनरी थिएटर पहुंचता है और पता चलता है कि नाटक का प्रीमियर उसी रात कर दिया गया है जिस रात डकैती होनी है। इससे वह मुश्किल स्थिति में आ जाता है क्योंकि वह जूली से प्यार करने लगा है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि मैक्स उसे याद दिलाता है कि वही था जिसने उसे जेल से निकालकर इस डकैती में शामिल किया था, इसीलिए अब वह पीछे नहीं हट सकता। शाम को हेनरी जूली को बताता है कि उन्हें शो की पहली रात ही बैंक लूटना है, यानी उसे उसके बाद जाना होगा।
ये सुनकर वह बहुत नाराज हो जाती है, खासकर क्योंकि अब हेनरी नाटक में मुख्य भूमिका में है और उसके बिना नाटक नहीं हो सकता। वह सोचती है कि हेनरी ने सिर्फ थिएटर में जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, लेकिन हेनरी उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा नहीं है। वह उसे मनाने की कोशिश करता है कि डकैती के बाद कैलिफोर्निया में उससे मिले, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि उसके चले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों बाद आखिरकार बड़ी रात आ जाती है और थिएटर में हर कोई प्रीमियर की तैयारी में व्यस्त है। उधर पैसे की गाड़ी बैंक पर पहुंचती है और वॉल्ट में जाती है, जिसके बाद फ्रैंक इशारा करता है। हेनरी नाटक में अभिनय करता रहता है, लेकिन जैसे ही उसका सीन खत्म होता है वह अपने दोस्तों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है। दूसरी ओर मैक्स जो और एडी के साथ सुरंग में जाता है ताकि डकैती को अंजाम दिया जा सके। हालांकि जो फिर से बीमार पड़ने लगता है और उल्टियां करता रहता है, जबकि एडी जो मशीनों में माहिर लगता है वेल्डिंग उपकरण का इस्तेमाल करके वॉल्ट तक पहुंच बनाता है। इसके बाद वे आखिरकार वॉल्ट खोलने में कामयाब हो जाते हैं और बड़ी रकम चुरा लेते हैं। सब कुछ आसानी से चलता है क्योंकि वे नकदी को बोरियों में भरकर ड्रेसिंग रूम में ले जाते हैं। हालांकि अचानक एडी अपनी असली रंगत दिखाता है और मैक्स पर बंदूक तान देता है, उसे एक तरफ हटने का आदेश देता है। फिर वह जो से कहता है कि वह सारी रकम कार में लाद दे ताकि वे जा सकें। जो उनसे विनती करता है कि वे ऐसा न करें क्योंकि उनका हिस्सा पहले ही मिल चुका है, लेकिन एडी मना कर देता है। इसी समय हेनरी कमरे में आता है। एडी उसे भी धमकाता है और मैक्स को बंदूक से मारता है। हालांकि मैक्स जल्दी उठ जाता है और एडी को निहत्था कर देता है, इससे पहले कि वह उस पर हमला कर सके। दोनों आदमी बंदूक के लिए लड़ते हैं। इस झड़प में गलती से गोली चलती है और हेनरी की टांग में लगती है। इसके बाद मैक्स किसी तरह एडी को नीचे गिरा देता है, तो वे उसे मुंह में कपड़ा ठूंसकर और बांधकर सुरंग में छोड़ देते हैं। इसके बाद बाकी गैंग पैसे को कार में डालकर वहां से निकल जाती है। हालांकि रास्ते में अचानक हेनरी उनसे रुकने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि उसे थिएटर वापस जाना है। जो हैरान है, लेकिन मैक्स उसकी स्थिति समझता है और उसे जाने के लिए कहता है। हेनरी जल्द ही थिएटर लौटता है और उसकी टांग से खून बह रहा होता है। फिर भी वह नाटक के बीच में घुस जाता है। एक साहसी कदम उठाते हुए वह सबके सामने जूली के लिए अपने प्यार का इजहार करता है, जिससे जूली और दर्शक दोनों ही स्तब्ध रह जाते हैं और उतने ही उलझन में पड़ जाते हैं जितने इस फिल्म के दर्शक इस समय हैं। हालांकि संयोग से ये कहानी नाटक की कहानी में भी फिट बैठती है, जिससे दर्शक उत्साहित हो जाते हैं। गुस्से में जूली हेनरी से कहती है कि वह चला जाए, लेकिन वह मना कर देता है और उससे मास्को में मिलने के लिए कहता है। वह मना कर देती है, लेकिन दर्शक उसे हाँ कहने के लिए उत्साहित करने लगते हैं। निर्देशक भी उत्सुक हो जाता है, इसलिए वह लाइट्स धीमी कर देता है और जूली से अपना जवाब देने का आग्रह करता है। जूली जोर से हाँ नहीं कहती, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान से पता चलता है कि उसने उसका प्यार स्वीकार कर लिया है। फिर वह उसे चूमने के लिए झुकती है, लेकिन इससे पहले कि हम देख सकें क्या होता है, फिल्म खत्म हो जाती है।